अब बात करते हैं कि भाई एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसमें अगर मैं करंट सप्लाई करता हूं, ठीक है, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके एक पॉइंट को मैं ऐसे बैटरी के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं और दूसरे पॉइंट को बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, और इसके आसपास अगर मैं मैग्नेट लेके आऊं तो क्या इफेक्ट होगा? करंट फ्लो होगा। सबसे पहले तो ये होगा कि करंट फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, क्या इफेक्ट होगा अगर मैग्नेट भी आसपास लेके आ रहा हूं? तो अगर मैंने ऐसा किया तो होगा क्या कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसमें करंट भी फ्लो कर रहा है, आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रखा है, ये कंडक्टर अपनी मूवमेंट शो करेगा, ये कंडक्टर मूव करने लग जाएगा। अगर मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, ये कंडक्टर जो है वो उल्टा मूव करने लग जाएगा। समझ पा रहे हो क्यों? करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ जब फील्ड भी प्रेजेंट है तो इन्होंने एक फोर्स क्रिएट कर दिया है, जिस फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है। मोशन किसका? मोशन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर मूव कर रहा है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 230, फिगर नंबर 13.12, एक्टिविटी नंबर 13.7, पेज नंबर 230, ये एक्सपेरिमेंट दिया है जहां पे आपके एक कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट करके पहले तो सर्किट को कंप्लीट किया है, और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद एक हॉर्सशू मैग्नेट को इसके आसपास लेके आए हैं। उसकी वजह से वो कंडक्टर जो है ऐसे मूव करने लगा, उसकी पोजीशन में शिफ्टिंग होने लगी, ठीक है। एक सीसॉ होता है, सीसॉ में एक तरफ एक इंसान बैठता है तो वो सीसॉ जो है वो पूरा ऐसे करके ऐसे हो जाता है ना। मान लो कि अक्षत गुप्ता आया और कहता है सर आज हम मैं ना आपके घर के आसपास जो ग्राउंड है वहां पे सीसॉ में झूलूंगा। तो वो आया और ऐसे बैठ गया, तो होगा क्या कि सीसॉ ऐसे ऊपर उठ जाएगा। तो कंडक्टर में करंट कैरी कर रहा है तो वो एक ओरिएंटेशन में बैठा है। मान लीजिए कि बाहर से कोई फोर्स आया, मतलब अब मैं आया बाहर से और मैंने कहा कि यार अक्षत अकेले क्यों बैठा है, मैं भी आऊंगा, मैं भी सीसॉ में बैठूंगा। मैं आया और मैं बैठ गया, तो मैं क्या हुआ? मैं एक एक्सटर्नल फोर्स हुआ, एक एक्सटर्नल फोर्स हुआ मैं। और मैं जब सीसॉ में बैठा तो उस एक्सटर्नल फोर्स ने इस सीसॉ को एक रोटेशनल इफेक्ट दिया। तो मेरे आने से, क्योंकि मैं तो भारी हूं, अक्षत गुप्ता हमारा हल्का है थोड़ा सा, तो मैं तो नीचे हो जाऊंगा और अक्षत गुप्ता ऊपर हो जाएगा। इससे क्या हुआ कि एक रोटेशनल मोशन आने लगा, ठीक है, इससे रोटेशनल मोशन आने लगा। समझ पा रहे हो? अब इसी तरीके से जब हमने करंट सप्लाई किया और मैग्नेटिक फील्ड आया तो ये एक तरीके का फोर्स है, एक तरीके का फोर्स है जिससे मेरे कंडक्टर में मोशन आने लगा, जिससे मेरे कंडक्टर में क्या आने लगा? मोशन आने लगा। समझ पाए होंगे आप? सो इन ऑर्डर टू मूव समथिंग, कंक्लूजन क्या है? इन ऑर्डर टू मूव समथिंग वी नीड सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, and in a situation when we are studying magnetic effect, that external force is being generated with the help of current, is being generated with the help of magnetic field. So whenever I am writing magnetic field, I am using the word as B. I'm writing current, I will use the word as I, and when I'm indicating the force, I will generate F. These three are important interdependent factors, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। करंट और फील्ड की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है जिसकी वजह से मोशन ऑफ कंडक्टर होता है, मोशन ऑफ कंडक्टर होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेज नंबर 230 पे इस बात को समझाया गया है और मैंने भी आपको समझाया, ठीक है। तो मयंक कह रहा है कि सर वो तो सिंपली विदाउट करंट भी तो मूव करेगा ना, विद ओनली मैग्नेट, प्लीज टेल मी। देखो जब विदाउट करंट है तो उसके अंदर थोड़ा सा इफेक्ट आएगा, सही बात है आपकी, क्योंकि वो तो कंडक्टर है। सिंपल सी बात है, इसने भी अच्छी बात पकड़ी कि सर हम करंट फ्लो नहीं करवाएं, हॉर्सशू मैग्नेट ही लेके आ जाए, इफेक्ट तो आएगा। लेकिन जब मूविंग करंट आ गया ना मयंक, तो उससे क्या हुआ? फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ गई। मूविंग करंट से क्या है? फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ गई, ठीक है। अब जैसे कि हमें किसी चीज को उठाना होता है, लिफ्ट करना होता है, दो तरीके हैं, तो धीरे से उठा दो, बहुत तेजी से उठा दो। तेजी से उठा रहे हैं तो फोर्स ज्यादा लग रहा है, मुझे चेयर को उठाना है तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा होना चाहिए। मुझे पेन को उठाना है तो एक्सटर्नल फोर्स कम होना चाहिए।
मूविंग करंट भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो मैग्नेटिक फील्ड और मूविंग करंट की प्रेजेंस में वो कंडक्टर बहुत अच्छे से मूव करेगा ऐसे करके। उसके अच्छे से मूव करने से मुझे एक रोटेशनल इफेक्ट मिलेगा, एक इफेक्ट मिलेगा, मूवमेंट मिलेगी। उस मूवमेंट का यूज मैं अपनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में करने वाला हूं। एक और फैक्टर है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड, अब इस केस में क्या है, इस केस में ये जो करंट और हाँ टू एंड फ्रो मूव होगा, राइट मयंक, राइट। अभी समझाता हूं, अभी पूरी चीज क्लियर होगी कि जब मैं ये करंट की एक डायरेक्शन को देख रहा हूं और मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन को देख रहा हूं, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई कर रहा हूं। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो करंट की वजह से नहीं प्रोड्यूस हो रहा, वो मैं एक्सटर्नली सप्लाई कर रहा हूँ। समझो, होर्सशू मैग्नेट अलग से लेके आ रहा हूँ, करंट अलग से फ्लो कर रहा है, यानी दोनों एक्सटर्नल चीजें। तो क्या मैं इनके बीच में एंगल को चेंज कर सकता हूँ? क्या मैं करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल को चेंज कर सकता हूँ? हाँ मैं कर सकता हूँ। होर्सशू मैग्नेट को एक एंगल पे रख सकता हूँ, कंडक्टर को दूसरे एंगल पे, इनके एंगल को चेंज करता हूँ। तो भाई इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल को 30 डिग्री रखा, 40 डिग्री रखा, 50 डिग्री रखा और फिर 90 डिग्री रखा। जब इन्होंने 90 डिग्री रख दिया फील्ड और करंट के बीच के एंगल को, तो इन्होंने पाया कि जो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स जो जनरेट हो रहा है वो मैक्सिमम जनरेट हो रहा है भाई। इसका मतलब क्या है कि फोर्स तो मिल रहा था, जब मयंक कह रहा था कि करंट फ्लो कर रहा है सर, उससे भी फोर्स मिल रहा था, करंट नहीं फ्लो कर रहा है उससे भी फोर्स मिल रहा था, लेकिन मैक्सिमम फोर्स कब मिल रहा था, जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में, करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया, तो मैक्सिमम फोर्स मिलने लगा, मैक्सिमम फोर्स मिलने लगा। तो इससे पता चला कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं तो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम फोर्स which can be generated with respect to that field and can be used in our devices. अच्छा एक और चीज नोटिस करी कि ये जो फोर्स जनरेट हुआ ना, ये परपेंडिकुलर टू करंट और परपेंडिकुलर टू फील्ड की डायरेक्शन में जनरेट हुआ। यानी जिस डायरेक्शन में फील्ड है और जिस डायरेक्शन में करंट है, मान लो इन दोनों डायरेक्शन में है फील्ड और करंट, ऐसे हैं, परपेंडिकुलर है ईच अदर, तो जो फोर्स जनरेट हुआ वो एक थर्ड डायरेक्शन में जनरेट हुआ जो इनके भी परपेंडिकुलर हो, एक थर्ड डायरेक्शन में जनरेट हुआ जो इनके भी परपेंडिकुलर हो। इसको समझाने के लिए ही राइट हैंड लेफ्ट हैंड थंब रूल आया, इसी चीज को समझाने के लिए लेफ्ट हैंड थंब रूल आया। उन्होंने कहा कि भाई अगर मेरे पास फील्ड है और अगर मेरे पास करंट है, then there will be a force which will be generated and that force will be mutually perpendicular to the field, mutually perpendicular to the current that is being carried in the conductor। हर चीजें इस रूल में, हर वेरिएबल जो है एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आप देखो ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुए, आप देखो अगर ये दोनों हैं तो ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुए, और अगर ये दोनों हैं तो ये दोनों भी एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुए। इसको बोला गया हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, इन्होंने बोला कि इफ फील्ड इज बीइंग इंडिकेटेड बाय द फोरफिंगर, करंट इज बीइंग इंडिकेटेड बाय द मिडिल फिंगर, then my thumb will point in the direction of motion of conductor। मोशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई जहां पे फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में मोशन होगा। तो ऐसा रूल कहीं और भी पढ़ा था क्या? पढ़ा था, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क डन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था कि वर्क डन मैक्सिमम कब होगा। वर्क डन अभी बता रहा हूं मैं, वही चीज क्लियर कर रहा हूं, वही चीज क्लियर कर रहा हूं कि डिफरेंट एंगल्स में क्या होगा। वर्क डन जब मैक्सिमम कब होगा, हमने पढ़ा था वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन मैं आया मैंने आपको कहा कि भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो चलो पढ़ लेते हैं, लेकिन इनके बीच में एक एंगल भी होता है जो ये डिसाइड करता है कि वर्क डन मैक्सिमम होगा। तो मैंने आपको बोला था कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, याद हो अगर आपको सही से। मैंने कहा था वर्क डन जो होता ना यार, वो एफ एस नहीं होता, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, वो एफ एस कॉस थीटा होता है। इसका मतलब क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो होता है उस पर भी वर्क डन डिपेंड करता है। और मैंने कहा था कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, तो वर्क डन मैक्सिमम होता है कॉस 0 डिग्री पे। इसका मतलब मैंने आपको ये समझाया था कि फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो वर्क डन मैक्सिमम होगा।
अब अगर मैं एंगल को चेंज कर रहा हूं, मैं वही वाला क्वेश्चन, 0 डिग्री से कॉस के एंगल को बढ़ा रहा हूं, 180 डिग्री तक लेके जा रहा हूं, तो वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। समझ रहे हो ना, मेरे को इस डायरेक्शन में मूव करना है, लेकिन मैं फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, तो वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। समझ रहे हो? तो ऐसी कंडीशन करंट और मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी आएंगी। एंगल 90 डिग्री पे तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर होंगे तो वो जो फोर्स जनरेट होगा, वर्क डन एक तरीके से जो होगा वो मैक्सिमम होगा। यहाँ पे तो आपने कॉस फंक्शन पढ़ा था, यहाँ पे होता है साइन फंक्शन। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना मैथ्स में, तो कॉस साइन दो टाइप के फंक्शन आएंगे। साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है ना वो 1 होती है, इसलिए इन दोनों के बीच में जो एंगल है जब 90 डिग्री पे हो रहा है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ साइन पे डिपेंडेंट है, और ये कॉस पे डिपेंडेंट था। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू चेक करूं तो वो 0 होती है, यानी ये क्या था कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है 90 डिग्री तो वर्क डन होगा ही नहीं, कुली वाला इफेक्ट, वर्क डन नहीं होगा। इसी तरीके से जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों पैरेलल होंगे तो फोर्स जनरेट ही नहीं होगा। करंट और मैग्नेटिक फील्ड अगर पैरेलल होंगे तो फोर्स जनरेट ही नहीं होगा। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी जो एंगुलरली डिपेंडेंसी हमारी शो करती है। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आया कि एंगल का रोल क्या है। जैसे जैसे एंगल को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फोर्स बढ़ता जा रहा है। 0 डिग्री पे 0, 90 डिग्री पे मैक्सिमम 1। अब जब वो 90 से 180 पे जाएगा ना, यानी फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन उल्टी होने लगेंगी, तो फोर्स जो है वो उसकी वैल्यू भी नेगेटिव होने लगेगी। ठीक है, जो फोर्स है उसकी वैल्यू भी नेगेटिव होने लगेगी, यानी आप जिस डायरेक्शन में चीज को मूव करना चाहते हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चीज मूव कर रही है ना। आप अगर आपको कार चलानी है तो टायर को ऐसे आगे मूव करना पड़ेगा, अगर उल्टी डायरेक्शन में मूव हो गए, मूवमेंट तो हुई है, फोर्स भी हुआ है, लेकिन डिजायर्ड डायरेक्शन में नहीं हुई वो चीज। समझ में आ रही है ये बात? दिस इज बीइंग इंडिकेटेड बाय राइट हैंड थंब रूल। आप अगर एनसीईआरटी के पेज नंबर 231 पे फटाफट से आ जाओगे, और जहां पे ये थंब बनाया हुआ है, थंब के जस्ट जस्ट बिसाइड्स आप वो जो चीज देखोगे उसमें लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, और सॉरी लेफ्ट हैंड रूल, स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर। थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर को आपने स्ट्रेच करना है सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे स्ट्रेच करना है कि वो तीनों चीजें एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो बोला कि इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये फिंगर पॉइंट कर रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, सेकंड फिंगर जिसको मिडिल फिंगर बोल रहे हैं, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है। देन थंब विल पॉइंट आउट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थंब जो पॉइंट आउट करेगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में करेगा। अब इसको समझना मोटर वाले इफेक्ट को। करंट सप्लाई करते हैं मोटर में, करंट सप्लाई करने से वो सोलेनॉइड्स इनसाइड द मोटर गेट एक्टिव, दैट जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है, उस फोर्स की वजह से मोशन आता है कंडक्टर में। उस मोशन से जो रोटर होता है, मोटर का रोटर वाला पार्ट होता है, वो मूव करता है, वो मूव करता है। ठीक है, तो इस तरीके से मूवमेंट ऑफ कंडक्टर होती है। समझ में आ रहा हो कि मोटर का रोटर पार्ट मूव कैसे करता है। कहां से आ रहे हैं? करंट से आ रहे हैं, और कहां तक जा रहे हैं? मूवमेंट पे जा रहे हैं। यही मूवमेंट तो हमारे लिए जरूरी है भाई। एक्चुअली व्हाट इज फिजिक्स? अप्लाइंग योर एक्सपेरिमेंटल नॉलेज सच दैट प्रैक्टिकली वी कैन टेक आउट आवर मैक्सिमम वर्क डन। एक होते हैं मैनुअल वॉल्व्स। वॉल्व्स क्या होते हैं? जैसे मोटर से पानी आ रहा है और आपको अगर पानी को रोकना है टैंकर पे जाने के लिए, तो मैनुअल वॉल्व्स लगाए होंगे। एक होते हैं ऑटोमेटिक वॉल्व्स। ऑटोमेटिक क्या होता है? बटन दबाते हैं अपने आप वॉल्व बंद हो जाता है। ये जो ऑटोमेटिक वॉल्व्स होते हैं इनमें सोलेनॉइड का काम आता है। ये ऐसे 90 डिग्री पे मूव कर जाते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? आपके टैप है, उनको आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करते हो बंद हो जाते हैं, क्लॉकवाइज करते हो तो खुल जाते हैं। दैट इज आपका ह्यूमन एफर्ट, मैकेनिकल एफर्ट। अगर आप हाथ आगे कर रहे हो और पानी आ जा रहा है, हाथ पीछे कर रहे हो पानी चला जा रहा है, दैट इज ऑटोमेटेड एफर्ट। दैट हैज बीन डन विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। वो हमारे हाथ को डिटेक्ट कर लेता है सेंसर, राइट?
इतना समझ में आया क्या? इतना समझ में आया सभी को? लेट मी नो। यस सर। समझ में आया? यस सर। ओके। यस सर। तो आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को ना जरूर अपने उससे एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लेना एक बार, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, इसके बाद जो मेरा टॉपिक है जिसे मैं पढ़ाने वाला हूं आज, उसकी ब्रीफिंग दे देता हूं। दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका मतलब क्या है? अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने पढ़ा कि करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन देयर इज अ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। उस फोर्स की वजह से मूवमेंट हो रही है, यानी मूविंग करंट कैन जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। अब हम क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर उसमें कंडक्टर की मूवमेंट कर दें बार बार, तो करंट की मूवमेंट नहीं, कंडक्टर को बार बार मूव कर रहे हैं, लेफ्ट राइट से कंडक्टर को मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। या तो हम ये करें, या दूसरी चीज हम क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड को बार बार मूव करें। ये कैसे हो सकता है? जो पोल्स है, मैग्नेट पोल्स हैं, इनको आसपास लेके आए दूर ले जाएं, पास लेके आए दूर लेके जाएं। या तो मूवमेंट ऑफ मैग्नेट करें या मूवमेंट ऑफ कंडक्टर करें। आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 233 में कि इमेजिन अ सिचुएशन इन विच कंडक्टर इज मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग अराउंड अ फिक्स्ड कंडक्टर। अभी तक हमने मूविंग करंट किया, अब हम क्या करेंगे, अपने कंडक्टर को ही मूव करवा देंगे या अपने फील्ड को ही चेंज करते रहेंगे, फील्ड को मूव करवा देंगे। इसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा? मूव होगी, फील्ड ऐसे मूव होगी, देखो कि मेरे पास एक मैग्नेट है, बड़ा मैग्नेट है मेरे पास, अगर वो मैग्नेट मैं पास लेके आ रहा हूँ कंडक्टर में, तो कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अगर वो मैग्नेट मैं दूर लेके जा रहा हूँ कंडक्टर से, तो कंडक्टर के आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड है वो घटेगा, तो फील्ड भी मूव हो गई ना। फील्ड कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। इस तरीके से लेफ्ट चला जाऊंगा तो फील्ड यहाँ लेफ्ट को शिफ्ट कर जाएगी, राइट चला जाऊंगा तो फील्ड राइट को शिफ्ट कर जाएगी। समझ रहे हो? तो मूवमेंट ऑफ मैग्नेट ये हो गया। मूवमेंट ऑफ कंडक्टर कैसे हो गया? मान लो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन जो है वो मेरा मैग्नेट है, या मैग्नेटिक फील्ड है वो मेरा पूरा जो कंप्यूटर स्क्रीन है, तो कंडक्टर को मैं कंप्यूटर स्क्रीन के पास लेके जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके लेके जा रहा हूँ कंडक्टर को, ऐसे पूरा पूरा रोटेट, ऐसे पूरा पूरा लेके जा रहा हूँ, ऐसे लेके जा रहा हूँ, ऐसे लेके जा रहा हूँ, या फिर ऐसे लेके जा रहा हूँ, या ऐसे लेके जा रहा हूँ, पूरी पूरी स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ। तो क्या इफेक्ट होगा? ठीक है, तो क्या इफेक्ट होगा? इस चीज को जानने के लिए मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ना है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से समझ में आएगा कि भाई हर तरीके से एप्लीकेशन हो सकती है। भाई करंट चेंज कर दो, फील्ड चेंज कर दो, कंडक्टर को मूव करवा दो, फील्ड को मूव करवा दो, हर तरीके से मूवमेंट पॉसिबल है, हर तरीके से एप्लीकेशन निकालना पॉसिबल है। तो ब्यूटी जो है कॉन्सेप्ट की वो इसी में है कि हम कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझे कि हम उसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाए। अब जैसे आपने सोलेनॉइड पढ़ लिया है, क्या आप में से कोई घर पे सोलेनॉइड बना सकता है? घर पे आप में से कोई सोलेनॉइड बना सकता है क्या? चलो ये टास्क रखते हैं हम कि हमने घर पे सोलेनॉइड बनाना है ना, और उसको वेरीफाई करना है कि हाँ भाई मेरा सोलेनॉइड बन गया है। तो आप भी करना इस चीज को, मैं भी करूंगा इस चीज को। मैं करूंगा तो मैं इन द फॉर्म ऑफ वीडियो आपसे शेयर कर दूंगा, आप करोगे तो आप मेरे से इन द फॉर्म ऑफ फोटो शेयर करना, या इन द फॉर्म ऑफ वीडियो व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताना कि भाई घर पे मैंने सोलेनॉइड बनाया है, ठीक है, तो उससे क्या है, मेरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो मुझे समझ में आने लगेगी कॉन्सेप्ट की, ठीक है। उसके बाद मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ूंगा। अच्छा, इंडक्शन और कंडक्शन, इंडक्शन पढ़ने से पहले इंडक्शन और कंडक्शन के बीच में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जो इंडक्शन और कंडक्शन के बीच में डिफरेंस जानता हो? इंडक्शन और कंडक्शन के बीच में डिफरेंस जानते हैं कि कोई? सर ये तो इंडक्शन होता है और ये कंडक्शन होता है, ऐसा कोई स्टूडेंट है? बताओ भाई बताओ। बेसिकली इंडक्शन मतलब इंड्यूस, कंडक्शन मतलब कंडक्ट, दो वर्ड से मिलके बना इंड्यूस कंडक्ट, ठीक है।
आपने चार्जेस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर मैं पीसेस ऑफ पेपर को ब्रेक करके रख दूं और स्केल से ऐसे रबिंग करूं तो चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाता है आपके पेपर में, पेपर जो है वो चिपकने लग जाते हैं, आप स्केल को टच नहीं करवाते, अपने आप वो पेपर्स जो है वो ऊपर उठने लग जाते हैं। दिस इज इंडक्शन, आपने कुछ चीज इंड्यूस करी, बिना टच किए इफेक्ट आने लग गया। कंडक्शन का मतलब क्या है, आपने ऐसे करके चिपका दिया दो चीजों को, अब करंट फ्लो कर रहा है, अब चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज कंडक्शन। इंडक्शन और कंडक्शन में डिफरेंस और अच्छे से समझना आज, और अच्छे से इसके बारे में पढ़ना, तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब पढ़ोगे तो मजा आएगा। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बिल्कुल नया टॉपिक है और उसके लिए मेरे को बिल्कुल एक्टिव चाहिए आप लोग। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल जो समझना है मेरे को, आगे राइट हैंड रूल भी समझना है, तो उसके लिए एकदम प्रॉपर आपको अभी तक के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो अभी तक के कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ सकते हो आप लोग, मेरे पास कुछ टाइम है आज आपसे डाउट्स डिस्कस करने के लिए। सर राइट थंब वाला फिर से बता दीजिए। राइट हैंड थंब रूल, कर्ल वाला, कर्ल वाला। यस सर। बेसिकली कर्लिंग वाले रूल में यही कहा था कि भाई मेरे को एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर चाहिए। अगर मेरे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मुझे डायरेक्शन ऑफ करंट पता होनी चाहिए, दूसरी चीज। ठीक है, एक मिनट। तो इफेक्ट करने के लिए राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मेरे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होना चाहिए, जो कि मान लो मुझे ये मिल गया। उसके बाद मुझे डायरेक्शन ऑफ करंट पता होनी चाहिए, जो कि मान लो मुझे ये मिल गई। अगर मुझे ये दोनों चीजें क्लियर है तो प्लेस योर थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को प्लेस कर दो, ये करंट की डायरेक्शन है, इस पे थंब की डायरेक्शन को प्लेस कर दो। नाउ कर्ल योर फिंगर्स, अब आपने फिंगर की कर्लिंग करनी है। क्वेश्चन में आंसर लिख रहे हो ना तो उसे भी ऐसे ही लिखना चाहिए कि राइट हैंड थंब रूल के लिए सबसे पहले स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होना चाहिए जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट पता हो, तो प्लेस करो आपने थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्लिंग योर फिंगर्स, कर्लिंग योर फिंगर्स और रैपिंग योर फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में रैप होती जा रही है आपकी फिंगर्स, वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की ऐसे डायरेक्शन दे रही है। अगर ऐसे रैप हो रही है तो ऐसे है, ऐसे रैप हो रही है तो ऐसे है, ऐसे रैप हो रही है ऐसे है, और ऐसे रैप हो रही है तो ऐसे है। क्या है ऐसे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। समझ में आया? यस सर। तो इस तरीके से इसे प्रेजेंट करना है, इसी तरीके से इसे लिखना है, तभी आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और किसी का कोई डाउट? एंगल्स वाला भी बता दो। एंगल्स वाला, एंगल्स वाला बेसिकली ये है यार, जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो है वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम वर्क डन डिसाइड कर सकते हैं। उसी तरीके से फील्ड और करंट के बीच में अगर एंगल पता होना हो तो ये डिसाइड कर सकते हैं फोर्स कितना लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल या लेफ्ट हैंड रूल जो भी आएगा वो डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवाएगा। लेफ्ट हैंड रूल में जो आया वो ये आया कि सबसे पहले तो मुझे फील्ड और करंट के बीच में डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर करनी है। ये रूल 12th में जाके ना आप कम यूज करोगे, क्यों? क्योंकि वहां पे आप फील्ड और करंट की डायरेक्शन को चेंज करते रहोगे बार बार, तो वहां पे F इज इक्वल टू BIL sin थीटा एक न्यूमेरिकल एस्पेक्ट आ जाएगा जहां पे आप फील्ड और करंट की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो, एंगल को चेंज कर रहे हो। लेकिन अभी के लिए आपकी इन दोनों की जो एंगल है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो थंब जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन देगा इनकी। तो ये एंगल की इंपॉर्टेंस है अभी के लिए आपकी। रोटर है मोटर का, वो सर्कुलर मूव होता है, जबकि वो, हाँ तो भाई मयंक ये जो है ना रोटर सर्कुलर मूव होता है, ये मैं जनरेटर और मोटर को जब पढ़ाऊंगा प्रैक्टिकली तब समझाऊंगा। इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर लो कि सर्कुलर मूव होता है तो सर पूरा 360 डिग्री कैसे मूव हो जाता है? अगर सीसॉ में किसी ने यहां से बैठा तो वो तो ऐसा हो जाना चाहिए बस 90 डिग्री। और आप ये भी पढ़ोगे कि कोई फंक्शन है तो उसकी पॉजिटिव साइकिल सिर्फ 180 डिग्री तक होती है, यानी 180 डिग्री के बाद मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो दोबारा उसी डायरेक्शन में घूमे, अदरवाइज वो कैसे होगा? समझ रहे हो? गाड़ी को आगे बढ़ाना है तो पूरा रोटेशन लेना जरूरी है, लेकिन अगर गाड़ी आगे ना बढ़े, टायर ऐसे चले, तो मूवमेंट ही नहीं हो पाएगी। आप मूव भी कर रहे हो, फोर्स भी लग रहा है, फील्ड भी लग रहा है, करंट भी लग रहा है, यूज नहीं हो पाएगा।
तो ये क्वेश्चन और ऐड कर लो। जब जनरेटर और मोटर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये रोटेटिंग इफेक्ट कैसे आया। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? चलिए ठीक है, फिर इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, थोड़ा पढ़ के आना, रिवाइज करके आना, कंफ्यूजन्स जो है वो क्लियर होंगी। ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी को रीड करके, सेशन को दोबारा देख के, दोबारा गो थ्रू करके चीजों को, और खुद से अप्लाई करके डाउट पूछ के। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे Sir, have a सेशन। nice day. Have a nice day, sir. थैंक यू।